इवनिंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। 5th यूनिट का हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड? वर्ड आपको खुद ही मतलब बताएगा कि स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड आप प्री डिटरमाइन कराते हो, आप खुद सोचते हो कि आपके पैरामीटर्स क्या हैं और आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। उसके आधार पर आप क्या करते हो कि आप अपनी वैल्यूज़ के आधार पर अपना स्टैंडर्ड तय करते हो, ठीक है। जैसे कि मुझे अगर किसी इंटरव्यू में 12 बजे जाना है और मैं 12:30 बजे पहुंच रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड है कि मैंने ये माना कि इंटरव्यू जो है वो उसको टाइम लगेगा स्टार्ट होने में, ठीक है। तो 12 बजे की जगह मैंने क्या करा, 12:30 बजे पहुंचा वहाँ पर, और मैंने देखा कि स्थिति बिल्कुल वैसी थी कि जैसे मैंने सोचा वही चीज़ हुई। पर कभी कभी क्या होता है कि 12 के 12:30 के चक्कर में हमारा क्या होता है, वेरिएंस निकलता है। वेरिएंस कैसे निकलता है कि यहाँ जो इंटरव्यूअर था उसने आपसे बोला कि आपका जो सिलेक्शन है वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी ऐसी ही है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि नॉर्मली हमारे अकाउंट्स में क्या प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है कि जो भी आप परचेजेस करते हो, ठीक है, जो भी आप परचेज करोगे वो एक्चुअल कॉस्ट पर करोगे, उसकी एंट्री जो होगी वो एक्चुअल कॉस्ट पर होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता और ऐसा सही है कि ऐसा नहीं भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं और जो हमारा टैक्सेस हैं वो कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, मार्केट वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब मार्केट चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएशंस आते हैं, मार्केट कभी अप जाएगा कभी मार्केट डाउन जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट से ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर हम अकाउंटेंसी करते हैं, ठीक है। अब आप स्टूडेंट होके सोचोगे कि ये गलत है या ये चोरी है। ना ये गलत है और ना ये चोरी है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो टैक्सेस हैं उसके ऊपर जो पॉलिसीज़ हैं वो आपने नहीं बनाई है, वो गवर्नमेंट ने बनाई है, ठीक है। कभी कभी तो ये होता है कि अगर आपने बिजनेस से सही टाइम से लॉग आउट नहीं हुए तो आपका बिजनेस संक कर जाता है या शट डाउन हो जाता है, ठीक है। तो उस स्थिति में अपने को गलत ठहराना या गलती में जाने से अच्छा है कि मार्केट से क्या करो, प्रॉफिट कमा लो। अच्छे बिजनेसमैन के लिए क्या पहचान होती है कि अर्ली टू एंटर एंड अर्ली टू एग्जिट। ये बिजनेस का नियम है कि आप बिजनेस में एंटर हो और बिजनेस से वापस आ जाओ। और यही कारण है कि हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हम रिलायंस की बात करते हैं, हम टाटास की बात करते हैं, बिरलास की बात करते हैं, इसी में ध्यान में रखते हुए ये नए नए वेंचर्स या नए नए बिजनेसेस खोलते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि बिजनेस में हमको लॉस नहीं दिखाई देता। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि मैं पूरी अकाउंटेंसी जो है वो कभी एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर या एक्चुअल प्राइसिंग के ऊपर नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं टैक्सेस से बचा रहूँगा। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, इसके बीच में हमेशा डिफरेंस आएगा, जिसको हम बोलेंगे कि वेरिएंस आया। और जो वेरिएंस होगा यही आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। सेम अगर आप वेज और सैलरी स्ट्रक्चर की भी बात करो, ठीक है, तो वेज और सैलरी की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो सैलरी दी जा रही है, ठीक है, वो गारंटेड नहीं है कि वही सैलरी अकाउंटेंसी के टाइम पर भी शो की जा रही है, ठीक है। मान लीजिए किसी पर्सन को अगर 20,000 मिल रहे हैं और वो बहुत अधिक प्रसन्न है कि मुझे 20,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसको प्रसन्न नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है उसका जो एम्प्लॉयर है वो उसको 35,000 में दिखा रहा होगा, है ना। इससे वो क्या करेगा,
खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, तो वो प्रॉफिट कम निकलेगा तो गवर्नमेंट को बोल देगा कि मैं टैक्सेस नहीं भर पा रहा हूँ, मैं लॉस में हूँ। ठीक है, तो एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसलिए ही बनाई गई है कि हम इलीगल चीज़ को लीगल वे में प्रस्तुत कर सकें। हम उसको परमिट कर रहे हैं कि वो अपनी कॉस्टिंग को ज़्यादा असरदार बना सकता है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट रियलिटी में खरीद सकता है और उसके ऊपर वो टैक्सेस जमा कर सकता है। जैसे हमने क्या देखा, जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, जो आप देख रहे हो अभी जो लास्ट क्वार्टरली हमारी गवर्नमेंट ने जो इनकम जनरेट की है वो है 12 लाख करोड़। ठीक है, 12 लाख करोड़ 3 महीने में जीएसटी के रूप में आया है गवर्नमेंट के पास, राइट। सो अब जीएसटी कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को निकाल के गवर्नमेंट को देता है, कैसे देता है कि जीएसटी का मुख्य आधार क्या है कि अगर आपके बिजनेस का स्टैंडर्ड उस लेवल का है या आपका प्रोडक्ट उस क्वालिटी लेवल का है तभी आप प्राइस को बढ़ा सकते हो। अब जब आप प्राइस को बढ़ा सकते हो तो जो जीएसटी है, मान लीजिए कोई चीज़ 50 रुपए की थी, मैंने उसको 150 रुपए की कर दी। ठीक है, कॉस्ट तो उसकी 50 रुपए ही है ना। अब मैंने उसको 150 रुपए पर लेकर आ गया हूँ, तो 150 रुपए के ऊपर मैं क्या करूँगा, जीएसटी लगा दिया मैंने 15% या 20% लगा दिया जीएसटी। यहाँ गवर्नमेंट खुश है, गवर्नमेंट को जीएसटी मिल गया, बिजनेसमैन खुश है, उसकी लागत तो 50 रुपए ही है। सो एज सिंपल एज दैट, गवर्नमेंट भी खुश है और बिजनेसमैन भी खुश है। तो आप आजकल जो बिजनेसेस में देखते हो कि लोग बहुत अच्छा अच्छा इंटीरियर्स कराते हैं अपनी दुकान का, अपनी शॉप्स का या अपने ऑफिसेज का, उसका जो बेस है वो बेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही है। जीएसटी का जो बेस है वो बेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यहाँ पर जो वेरिएंस है वो वेरिएंस आपका एक्सपेक्टेड और एक्चुअल प्रॉफिट में भी डिफरेंस लेकर आएगा। इसमें होता ये है कि वेजेस जो हैं या आपकी जो डायरेक्ट जो आपकी कॉस्टिंग है, ठीक है, डायरेक्ट लेबर है, मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेजेस है, उसमें मैं क्या करूँगा, सबको बढ़ाकर एक्सपेक्टेड करूँगा। जैसे मैंने एग्जांपल क्या बोला, मैं दे रहा हूँ 20,000 सैलरी और शो कर रहा हूँ 35,000 सैलरी। ठीक है, मेरा जो रेंट है वो आ रहा है 5,000 और मैंने रेंट एग्रीमेंट करवा रखा है 25,000 का। तो ये जो चीज़ें थी ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही थी। इन कंट्रोलेबल चीज़ों को हमने क्या करा, जीएसटी से कंट्रोल करा, क्योंकि एक्चुअल प्राइस के ऊपर कभी भी हमारी कॉस्टिंग होगी ही नहीं। अगर आप अब देखो कि एक्चुअल प्राइस के अगर अंदर हम कॉस्टिंग करते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा। एक्चुअल में अगर हमने करा, एक्चुअल में कैसे करा, ठीक है, एक्चुअल में मैंने करा, अब हम वेजेस का एग्जांपल लेते हैं। मेरे एम्प्लॉय को कितना दिया, 20,000, ठीक है, वो जॉब छोड़कर चला गया। अब वो जॉब छोड़कर चला गया तो यहाँ पर क्या होगा, और उसने 3 महीने तक मैंने उस जॉब को रिकवर नहीं कर पाया, तो 3 महीने तक मेरे पास या 2 महीने तक मेरे पास क्या होगा, लॉस होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली या 1 महीने तक या जो भी उसका स्टिपुलेटेड पीरियड है। अब यहाँ पर अब इसी चीज़ को मैंने 35,000 पे शो करा, तो अल्टीमेटली मेरा लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट डिक्लाइन ही होगा। प्रॉफिट तो हो रहा है पर प्रॉफिट मेरा मनमाफिक प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना। जैसे बिजनेस का सिद्धांत, बिजनेस का नियम क्या कहता है, बिजनेस का सिद्धांत ये कहता है कि बिजनेस में क्या होगा, फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप कोई भी कमोडिटी परचेज करते हो, कोई भी कमोडिटी आपने परचेज की, उसको अगर आप डिवाइड कर देते हो, डिवाइड इन द सेंस मतलब आप डिवाइडेड बाय 2 भी कर देते हो ना, तो भी वो आपको प्रॉफिट ही देकर जाएगी। ठीक है,
जैसे मैंने ग्रेप्स का एक बंच खरीदा 50 रुपये में, ठीक है, पर मैंने उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, मतलब 25 रुपये में 2 बंच कर दिए, पर उसकी जो रियल कॉस्टिंग थी वो 30 रुपये थी, तो अल्टीमेटली वो मुझे 20 रुपये प्रॉफिट देकर ही जाएगी। सो बिजनेस में मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस में मैं प्रॉफिटेबिलिटी को जनरेट कर रहा हूँ। सो एक्चुअल कॉस्टिंग से ज़्यादा हम प्री डिटरमाइंडली एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को, एक्सपेक्टेड कॉस्टिंग को हम देखते हैं। अब स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को सबसे ज़्यादा हम किस पे देख, तो हम कॉस्टिंग के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मटेरियल जो है, ठीक है, मटेरियल को मैंने क्या बोला कि मैंने रॉ मटेरियल जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट का ख़रीदा है, इसलिए मैंने अपने सामान को महंगा करा है, राइट। जैसे और मैंने कोई उसके ऊपर स्टैंडर्ड्स लिए, स्टैंडर्ड कौन से लिए, जैसे ISI हो गया, एगमार्क हो गया, ठीक है, फसाई हो गया, ISO हो गया, ठीक है, और अब हो गया हमारा मेक इन इंडिया, ठीक है। सारे के सारे पेटेंट हैं और कॉपीराइट्स हैं, ये क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा प्राइसिंग को चार्ज करने के लिए, है ना। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेस है। अब हमने देखा एक तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दूसरी बात ये होती है, जैसे मैंने बोला कि मेरा 50 रुपीज़ से मैं 150 लेकर आया, तो मैं ग्राहक से क्या बोलूँगा, कस्टमर से या कंज्यूमर से क्या बोलूँगा कि मैंने इंटीरियर चेंज करवाया, है ना, मैंने इंटीरियर चेंज करवाया है, तो मैं इसकी प्राइसिंग 150 पर लेकर जा रहा हूँ, राइट। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे इफेक्ट करती है इकोनॉमी में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे इफेक्ट करेगी इकोनॉमी में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे इंक्लूड करेगी कि जैसे कि एक विद्यार्थी दूसरे बुद्धिमान विद्यार्थी की संगत करता है, सो अल्टीमेटली क्या होता है, वो भी बुद्धिमान हो जाता है। पर एक विद्यार्थी जो बहुत बुद्धिमान है वो एक मूर्ख व्यक्ति के साथ दोस्ती करता है, तो उसकी बुद्धिमत्ता या बुद्धि क्षमता भी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को देख रहे हैं। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस में हेल्प करती है, वेरिएंस में हेल्प करती है, ठीक है, और आपके प्रॉफिट्स को एडजस्ट करती है। दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, वो है वेरिएंस एनालिसिस के साथ पर्पस। पर्पस क्या है इसका, पर्पस है इसका कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, ठीक है। अब कॉस्ट कैसे कंट्रोल होगी, अब आप कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, आप कॉस्ट को आप ऐसे कंट्रोल करेंगे कि यहाँ पर आपने बोला कि सेलिंग प्राइस जो है मार्केट की वो हमेशा कॉम्पिटिटिव होती है, कॉम्पिटिटिव होती है। अब मैंने प्राइस जो है वो 50 से 150 तो कर दिया, पर मैं 150 से उसको 500 नहीं कर सकता, ठीक है, 150 से उसको मैं 500 नहीं कर सकता हूँ, मेरा जो सामान है वो बिकेगा ही नहीं मार्केट में, है ना। रिवर्स जा रहे हैं हम, पर रिवर्स भी सही तरीके से जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बताऊंगा कि ठीक है मैंने एक स्टैंडर्ड को फॉलो करा, स्टैंडर्ड को फॉलो करने में मैंने कॉस्टिंग को थोड़ा सा बढ़ा लिया है, पर कॉस्टिंग को बढ़ाने के बाद अल्टीमेटली क्या हुआ है, कॉस्टिंग को बढ़ाने के बाद भी मैं कॉस्ट को एक हद तक ही बढ़ा सकता हूँ, उसके बाद मैं कॉस्टिंग को नहीं बढ़ा सकता हूँ। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, अच्छा हाँ, पर्पस क्या है, पर्पस ये होता है कि मार्केट के अंदर जब कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है, जब मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ जाता है तब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही एक तरीका होता है अपने को मार्केट में सरवाइव करने के लिए। कैसे, ठीक है,
इस तरीके से आप बढ़ सकते हो कि आपने, मैंने एग्जांपल क्या लिया, एग्जांपल मैंने लिया इंटीरियर्स का एग्जांपल लिया, या आपने प्रोडक्ट के फीचर्स को बढ़ा दिया, उसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर आपने खर्चा किया। तो जो आपका कॉम्पिटिटर है वो अगर इंटीरियर नहीं करवा पाएगा तो, या फिर वो अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को नहीं बढ़ा पाएगा, सो अल्टीमेटली क्या होगा, वो मार्केट में बिजनेस की रेस से बाहर हो जाएगा और यू विल रिमेन इन दी मार्केट, है ना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मैकडोनल्ड्स का। मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं कि आज की डेट में कोई भी मैकडोनल्ड्स क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी होने के बाद उसकी जो प्रोसेसिंग है और जो उसका डिलीवरी टाइम है वो इतना फास्ट है कि कोई भी नॉर्मल डोमेस्टिक इंडियन कंपनी उसको उस प्रोसेस के अंदर हरा नहीं सकती है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या करा, अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया है। स्टैंडर्ड सेट क्या में किया है, टाइम ऑफ डिलीवरी और प्रोसेसिंग, ठीक है। आप जाते हो ना मैकडी, तो वो बोलता है कि सर ये रहा आपका टोकन नंबर, आप टोकन नंबर वॉच करते हो, नियर अबाउट 2 मिनट के अंदर आपको बर्गर डिलीवर हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस का स्टैंडर्ड है। सो अल्टीमेटली प्रोसेस का स्टैंडर्ड हो सकता है, क्वालिटी का स्टैंडर्ड हो सकता है, प्राइस का स्टैंडर्ड हो सकता है, फीचर्स का स्टैंडर्ड हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आईफोन नहीं खरीद पा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि मोबाइल तो सिर्फ बात करने के लिए होता है ना, तो मैं वीवो से खुश हो जाऊंगा। पर अगर मैं आईफोन परचेज कर सकता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि आईफोन हाथ में रखना ही मेरे स्टैंडर्ड को शो करता है ना। जैसे ऑडी है, शॉफर ड्रिवन कार है, शॉफर ड्रिवन मतलब उसमें ड्राइवर होता ही है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, अब आप जैसे नॉर्मल व्यक्ति अगर ऑडी नहीं खरीद पा रहा है तो वो क्या बोलेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या मेरे लिए वैगन आर भी बहुत सफिशिएंट है। बट ऑडी का अपना स्टैंडर्ड है, अपनी एक रॉयल्टी है। तो बेटा ये डिपेंड करेगा कि जो इसमें भी आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, आप लिख लीजिए कहीं पर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी आपको थ्योरी आएगी और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी आपको थ्योरी ही आएगी, है ना। तो अब स्टैंडर्ड आपको कहाँ शो करना है, राइट। प्राइस में शो करना है, फीचर में शो करना है, क्वालिटी में शो करना है, डिलीवरी में शो करना है। तो आप कभी बैठ के एनालिसिस करना, ठीक है। तो जैसे पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर या डिलीवरी के ऊपर या किसी प्रोसेस के ऊपर स्टैंडर्ड होता है। तो ये कंपनी अगर महंगा भी बेचती है तो वो क्या बोलती हैं कि मैं हमने डिलीवरी का चार्ज या हमारा प्रोडक्ट आप देखिए, और ये वाकई में होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स मैंने आपको पढ़ा दिया। ऑन आइडियल परफॉर्मेंस, ठीक है। आइडियल परफॉर्मेंस क्या होता है, आइडियल परफॉर्मेंस, आइडियल परफॉर्मेंस, ठीक है। मैंने बोला कि मैं एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ, जब एग्ज़ाम आएंगे उससे पहले एक रात में पढ़ूंगा और मुझे पास होना है, मैं 60% पे पास हो जाऊंगा और मुझे जॉब मिल जाएगी, ठीक है। बट आपने क्या सोचा कि मैं अभी से पढ़ना शुरू करता हूं और मैं 80% अबव लेकर आता हूं, तब मैं कैंपस में बैठता हूं। बेटा दोनों का डिफरेंस अलग अलग इम्पैक्ट आएगा आपके रिज्यूमे के ऊपर, आपके सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर, आपके वेज स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आइडियल परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। आइडियल परफॉर्मेंस का मतलब है कि ऑडी या मर्सिडीज कभी भी वैगन आर जैसी कार नहीं बनाएंगी। उनके पास टेक्नोलॉजी होने के बाद भी लैम्बोर्गिनी, रॉयल्स रॉयस कभी भी स्पोर्ट, अगर वो नॉर्मल कार्स नहीं बनाएंगी, स्विफ्ट डिज़ायर नहीं बनाएगी, उस सेगमेंट में एंटर नहीं होगी। क्यों नहीं एंटर होगी, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन करेगी। मैकडोनल्ड्स कभी किसी कॉलेज के कैंटीन में अपना काउंटर नहीं खोलेगा,
नॉर्मल मार्केट्स के अंदर अपना काउंटर नहीं खोलेगा, ठीक है, वो किसी बाजार के अंदर नहीं खोलेगा, पर वो कहाँ पर खोलेगा, वो मॉल के अंदर ही खोलेगा। और ये कोलैबोरेशन है मैकडोनल्ड का, कि मैकडोनल्ड हमेशा मॉल के अंदर ही आता है। सिर्फ पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर वो नेशनल हाईवेज पर पाया जाता है, सिर्फ पंजाब में। सो आइडियल परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। सो आइडियल परफॉर्मेंस भी आपको या आपका जो ओनर होता है, वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो कर रहा होता है, उसको मालूम होता है कि वो आइडियल परफॉर्मेंस किस चीज़ के ऊपर मानेगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तो ये है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि मैंने बोल दिया, अब जैसे डिजिटल बोर्ड है, मैं लाया हूँ इसको 1 लाख का, अब मुझे इसकी कॉस्टिंग करनी है 1.5 लाख, ठीक है, या 2.5 लाख या 3 लाख, तो इसके लिए अकाउंटिंग प्रोसेस पूरी चेंज करनी पड़ेगी। बिलिंग का इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका इफेक्ट आएगा, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसे है कि प्राइसिंग को हायर करना है। दूसरी बात क्या है कि कभी कभी मेरे हाथ भी जल सकते हैं इस कॉस्टिंग को या प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाने के चक्कर में। कैसे दिखाने के चक्कर में, मैंने अपने कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा दी, अब मेरे पास टैक्सेस कलेक्शन वाले लोग आए, ठीक है, तो मेरे को फिर टैक्सेस के अंदर भी डिडक्शंस, एडिशंस, सब्ट्रैक्शन, डिलीशन करना पड़ेगा। अगर मैंने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि मुझे ज़्यादा टैक्सेस ही जमा करने पड़ जाए, है ना। तो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर, हायर चांसेस पर जाना। जैसे जो अर्थशास्त्री हैं वो क्या बोलते हैं कि जीएसटी क्या है, एक बैलून की तरह है, आपकी इकोनॉमी में पैसा बहुत आएगा, पर अगर आपने इसका कंजम्पशन नहीं किया प्रोडक्शन के साथ साथ, तो इकोनॉमी बस्ट कर जाएगी, ठीक है। कैसे बस्ट कर जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया, 1/3 एक क्वार्टर में 12 लाख करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट ने अर्जित किए हैं। 12 लाख मतलब 4 बार करो तो 50 लाख करोड़ आपकी इकोनॉमी दे रही है कुछ सेक्टर से जो कि रजिस्टर्ड हैं। अब आपने उसका कंजम्पशन इतने पैसे का नहीं करा, सो क्या होगा, इकोनॉमी विल बस्ट आउट, ठीक है, वो इन्फ्लेशन क्रिएट कर देगी। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, ये आप लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाती है, चीज़ों के दाम हायर हो जाते हैं और प्राइस अपनी वैल्यू खो देता है। जैसा अभी लेटेस्ट आपने कहाँ देखा है, ईरान में, ठीक है, 15 लाख रुपए का $1 हो गया था, मतलब 15 लाख रियाल देने पे आपको $1 मिल रहा था, तो इकोनॉमी बस्ट आउट हो जाती है। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होगा, ज़्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में व्यक्ति कहीं का नहीं बचेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर। कॉम्प्लेक्सिटी के बाद आता है रिजिडिटी। रिजिड का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, है ना भाई, हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, पर अपने स्टैंडर्ड को डाउन नहीं करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड मेंटेन करा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर रिजिडिटी, स्ट्रिक्टनेस को हम बोलते हैं। मैंने अपनी दुकान का अगर स्टैंडर्ड, मेरा एक सलून था, मैंने उसमें 3 AC लगवा दिए, उसकी चेयर्स इंपोर्टेड करवा दी और उसको बिल्कुल बहुत अच्छा कर दिया, मेरा अब स्टैंडर्ड जनरेट हो गया है। सो नॉर्मली अगर 3 AC लगे हुए हैं, देखते हैं क्या हुआ हजम, तो नॉर्मली क्या होगा, सो नॉर्मली क्या होगा कि स्टैंडर्ड के चक्कर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आएगा। रिजिडिटी, ठीक है, तो रिजिडिटी में यहाँ पर डिफरेंस आएगा। तो रिजिड मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड ठीक है,
स्टैंडर्ड ठीक होने के बाद भी अगर मैं उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, सो अल्टीमेटली क्या होगा, मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगी, मुझे इसके लिए सेल्स चाहिए होगी। ठीक है, मुझे इसके लिए सेल्स चाहिए होगी। अगर मान लो सेल्स पावर मेरे पास नहीं होगी, मैन पावर मेरे पास नहीं होगी, सो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पर जो मैंने स्टैंडर्ड बनाया है वो कॉम्प्लेक्सिटी में पड़ के टूट जाएगा। ठीक है, जैसे आज मैं करंट आपके साथ एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। आज मैं ओपन कैंपस में गया हुआ था, नियरली 1000 वैकेंसीज थी, वीवी एजुकेशन सर्विसेज ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें 50 कंपनीज आई थी। ऐसे फेयर्स में या ऐसे उसमें सेमिनार्स में हम लोग पार्टिसिपेट करते रहते हैं और बच्चों को भी जानकारी देते रहते हैं प्लेसमेंट्स की। तो वो जो कंपनीज थी, वो कंपनीज ये बोल रही थी, किसी के पास 50 सरप्लस वैकेंसीज थी, किसी के पास 200 थी, किसी के पास 150 थी। ठीक है, ईज टू डू बिजनेस है, बिजनेस खोलना आसान है, पर सबसे क्रिटिकल चीज क्या है बिजनेस में बच्चों, वो है मैन पावर। मैन पावर उन कंपनीज को नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि अब जो मैन पावर है वो अपना वेज रेट मनचाहा स्टैंडर्ड का चाह रहा है, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम मोबाइल, वर्क फ्रॉम लैपटॉप, और बहुत सारी चीज़ें उसके पास हैं। तो स्टैंडर्ड हमने बना लिया, पर उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत, परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे भी बोलूँगा, आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, परिश्रम और मेहनत कीजिए, पहले सेमेस्टर में ही 70% से ऊपर का स्टैंडर्ड बनाइए। ठीक है, ताकि आपका 4th सेमेस्टर जो है उसका एवरेज 75-80% टच होना चाहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट, ये हमारा छोटा टॉपिक था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जिसको हमने कवर किया। टुमारो इफ पॉसिबल